श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी के एस्पायरेंट्स हैं। एस्पायरेंट्स, आज की यह क्लास आपकी फिजिक्स की प्रैक्टिस क्लास रहेगी, जिसमें जो टॉपिक जो यूनिट हम डिस्कस करेंगे, यूनिट का नाम है ग्रेविटेशन। इससे बनने वाले एमसीक्यूज को सॉल्व किया जाएगा। किस तरीके के एमसीक्यूज यहाँ से बनते हैं, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वो जो हम आज डिस्कस करेंगे। एस्पायरेंट्स, मैं आपको बता दूं, अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो यह क्लास आपको थोड़े से समझने में जो है मुश्किल आएगी, क्योंकि इस क्लास को समझने के लिए आपको बेसिक्स का पता होना चाहिए, जिसके लिए ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको अभी आई बटन में लिंक मिल जाएगा। कंप्लीट फिजिक्स की बेसिक्स जो है यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। कंप्लीट बेसिक्स मैथमेटिक्स का अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। सबसे पहला एमसीक्यू आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, देखो ध्यान से। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लेनेट ए अराउंड द सन इज 8 टाइम दैट ऑफ बी। हाउ मेनी टाइम इज द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सन ग्रेटर देन दैट ऑफ बी फ्रॉम द सन। पहला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, दूसरे क्वेश्चन से जो है मैं आपके टाइमर भी दूंगा सॉल्व करने के लिए। बड़े ध्यान से देखना। टाइम ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए प्लेनेट, केपलर थर्ड लॉ, जहां पर हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन में, केपलर थर्ड लॉ यहां पर जो है यूज होगा, क्योंकि वही तो था। टाइम स्केयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। क्या था हमारे पास? टाइम स्केयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। हमारे पास क्या है? द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लेनेट ए अराउंड द सन इज 8 टाइम दैट ऑफ द बी, यानी T1 कितना है? 8 टाइम ऑफ T2। अगर T1 हम प्लेनेट ए का मान लेते हैं, T2 हम प्लेनेट बी का मानेंगे, तो T1 कितना हो गया? 8 ऑफ द टाइम T2। इस रिलेशन को क्या लिखा जा सकता है कि नहीं? इट इज इक्वल टू R1/R2 की पावर 3। अब ये जो T1 है ये 8 टाइम T2 है, तो यहां पर क्या लिखूंगा? 8 टाइम T2 लिखूंगा। T2 से T2 कैंसल, 8 का स्क्वायर कितना बन गया? 64 बन गया, जो कितना आ गया? R1/R2 की पावर 3। क्यूब रूट बोथ साइड लेंगे तो कितना आ जाएगा? R1/R2 की पावर 3 खत्म हो जाएगा। 4 चौके 16 चौके 64, दैट इज 4। तो आप देखेंगे R1:R2 कितना आ गया? 4 टाइम आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कहां से हमने निकाला? ग्रेविटेशन में हमने पढ़े थे केपलर के 3 लॉ। केपलर का पहला लॉ कि जो हमारा ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल होता है विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। दूसरा पढ़ा था एरियल वेलोसिटी वाला, यानी कि वो जो प्लेनेट है सन के चारों तरफ इलिप्टिक ऑर्बिट में घूमता है, वो स्वीप करेगा इक्वल एरिया यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और तीसरा क्या था? कि जो टाइम है उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस के। तो मैंने पहले भी कहा, अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो इस प्रैक्टिस सीरीज को लगाने का मतलब नहीं बनता है। इस प्रैक्टिस सीरीज को तभी आपको लगाना है जब आपके बेसिक्स क्लियर है। और आपको ये आइडिया अगर आपको लेना है कि बेसिक्स जब आप पढ़ रहे हो आपको पढ़ना क्या है, तो भी प्रैक्टिस सीरीज को आप लगा सकते हो कि हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन जो है यहाँ पर बनते हैं। तब अभी उससे पहले आप इस प्रैक्टिस सीरीज को देख सकते हो। इससे पहले लगभग 28 से 29 क्लासेस ली जा चुकी हैं। अगर अभी तक नहीं देखा, प्लेलिस्ट चैनल की जरूर विजिट करें। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। द डिस्टेंस ऑफ टू प्लेनेट फ्रॉम द सन आर 10⁻13 एंड 10⁻12 मीटर रिस्पेक्टिवली। रेशो ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ दिस प्लेनेट। रेशो ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ दिस प्लेनेट, यही अगेन लगेगा फॉर्मूला। कौन सा? केपलर थर्ड लॉ का। हिंट मैंने आपको दे दी। क्वेश्चन आपको करना है, 1 मिनट आपके पास है, कीजिएगा आराम से क्वेश्चन। आराम से क्वेश्चन करो और देखो किस तरीके से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। करो क्वेश्चन करो। द डिस्टेंस ऑफ टू प्लेनेट, केपलर थर्ड लॉ लगेगा। हिंट मैंने आपको दे दिया, आंसर आपका आ जाना चाहिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, क्या जो है हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा? कीजिएगा आराम से।
देखो मेहनत तो करना पड़ेगी, बिना मेहनत का काम नहीं होगा। और टीजीटी कमीशन जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो अभी से इस प्रैक्टिस सीरीज को जो है अच्छे से फॉलो कीजिएगा। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, 10 √10 विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैसे? आओ देखते हैं। अभी हमने एक रूल पढ़ा कि जो टाइम पीरियड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? थर्ड के। यानी कि r⁻³ के कौन सा लॉ है? ये केपलर का तीसरा लॉ था, जहां पर टाइम इज द टाइम पीरियड एंड आर इज द सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, अब देखेंगे। T1/T2 का स्केयर इज इक्वल टू R1/R2 की क्यूब। अब ध्यान से देखो हमें क्या बोला गया। द डिस्टेंस ऑफ टू प्लैनेट फ्रॉम द सन आर 10⁻13 एंड 10⁻12। 10⁻13 ओवर 10⁻12 की पावर 3। यही है। 10 की 12 से ये 13 कट गया, तो ये कितना आ गया? 10 की पावर 3। भैया बस स्केयर हटाना है तो स्केयर रूट दोनों तरफ लेना पड़ेगा। तो T1/T2 कितना आ गया? 10 की पावर 3/2। अब इसे क्या लिख सकता हूँ पेरेंट्स? 10 का स्केयर उसकी पावर 3/2। क्योंकि 10 को क्या लिख सकता हूँ? √10 का स्केयर। इससे ये कट गया, हमारे पास आंसर बना √10 की क्यूब, जो कितना होता है? 10 इंटू √10। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब है। तो आप देखो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से ग्रेविटेशन के ऊपर तो क्वेश्चन बनते ही हैं, साथ के साथ स्मॉल जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, और उसके साथ यहाँ पर तीनों केपलर्स लॉ भी आपको पढ़ने हैं अच्छे से, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग देयर मोशन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट एज सीन फ्रॉम द सन? बेहद आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी एंगुलर स्पीड, ऑप्शन सी काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी एंगुलर मूवमेंट। मुझे पता है आप सभी एस्पिरेंट्स को ये आंसर आता है। 20 सेकंड दूंगा आपको इसका आंसर करने के लिए। 20 सेकंड सोचो, समझो क्या होगा। कौन सी क्वांटिटी है जो कांस्टेंट रहती है ड्यूरिंग देयर मोशन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट? जब भी इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है क्या कांस्टेंट रहता है? याद है? ऑप्शन नंबर डी एंगुलर मोमेंटम विल बी राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर डी एंगुलर मोमेंटम जो है सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाने से पहले आज का मोटिवेशनल कोड। लक्ष्य बड़ा बनाकर खुद पर विश्वास कर। लक्ष्य बड़ा बनाकर खुद पर विश्वास कर, मंजिलें चारों तरफ हैं, रास्तों की तू तलाश कर। कितना प्यारा कोट है, रास्तों की तू तलाश कर। एक बार फिर से, लक्ष्य बड़ा बनाकर खुद पर विश्वास कर। लक्ष्य बड़ा बनाकर खुद पे विश्वास कर, मंजिलें चारों तरफ है, रास्तों की तलाश कर। रास्तों की तलाश कर। चलेंगे दोस्तों आगे। द फोर्स कीपिंग द प्लेनेट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। कौन सी फोर्स है जो प्लेनेट को इलिप्टिकल ऑर्बिट में बांधे रखती है? पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा है न्यूक्लियर फोर्स, तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड चौथा है मैग्नेटिक फोर्स। हम सभी जानते हैं ग्रेविटेशन फोर्स एकमात्र ऐसी फोर्स है जो फंडामेंटल फोर्स है, वो हमारे प्लैनेट्स को बांध के रखती है इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमने के लिए। इसके साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग दिस इन्वायरमेंट इन द अर्थ, फॉर रेनफॉल, फॉर स्नोफॉल। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखती है स्पाइरेट्स। ठीक है, इसके अलावा दिन में टाइड्स बनती हैं समंदर में, रात को टाइड्स बनती है समंदर में, वो किसकी वजह से? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से बनती हैं। आप सबको कमेंट करके ये बताना है एक दिन में कितनी टाइड्स बनती है, ये बताना है। कमेंट करके ये बताना एक दिन में कितनी टाइड्स बनती हैं अर्थ के ऊपर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट वे 1 kg ईच सेपरेटेड बाय 1 मीटर विल बी। ग्रेविटेशन फोर्स बतानी है, एक एक केजी का ऑब्जेक्ट है, 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर रखे हैं। बेहद आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट दूंगा, उसके बाद जो है क्वेश्चन करेंगे। करो आराम से। आराम से कीजिएगा क्वेश्चन।
देखो ध्यान से, क्या आंसर होगा? आंसर बता देता हूँ, 6.67 इंटू 10 raised to the power -11 न्यूटन, जो किसकी वैल्यू है? यूनिवर्सल कांस्टेंट जी, कैपिटल जी की। बड़े ध्यान से सुनना। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स का पता होना चाहिए। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट? जी M1 M2 बटे आर का स्क्वायर, जहां पर जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 raised to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी -2। M1 M2 द मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, आर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये क्या है? ये हमारी भाई ग्रेविटेशन फोर्स है, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन है। ग्रेविटेशन फोर्स एक फंडामेंटल फोर्स है नेचर में, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये एक कंजर्वेटिव फोर्स इन नेचर है, यानी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। और ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है और ओबे करती है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। ठीक है, छोटे छोटे की पॉइंट मैंने इसमें आपको बता दिए किसके? ग्रेविटेशन फोर्स के। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। ये भी 1 kg, ये भी 1 kg, ये 1 मीटर। एफ कितना आ गया? इज इक्वल टू जी, यानी कि एफ कितना आ गया? एफ आ गया बराबर यूनिवर्सल कांस्टेंट के, जो है जी, जिसकी वैल्यू है 6.67 10 की पावर -11। लेकिन यहां पर ये फोर्स हमारी निकली, तो इसका आंसर कितना आएगा? 6.67 इंटू 10 raised to the power -11 न्यूटन, बिकॉज द फोर्स की यूनिट क्या है? वो है न्यूटन हमारे पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आपको लेकर चलूंगा। द ग्रेविटी इज मेजर्ड इन, ग्रेविटी किस में मेजर की जाती है? बड़े ध्यान से देखो। ग्रेविटी, व्हाट इज ग्रेविटी? न्यूटन में, केजी में, न्यूटन पर केजी और न्यूटन केजी माइनस तो मीटर माइनस, तो ग्रेविटी क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ग्रेविटी क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। तो किस में मेजर की जाएगी ग्रेविटी? ऑब्वियस सी बात है, न्यूटन में ही मेजर की जाएगी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे लेकर चलूंगा। Average density of Earth is does not depend upon G, is a complex function of G, is directly proportional to G, is inversely proportional to G। क्या है ये एवरेज डेंसिटी? देखो, डेंसिटी से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, हमें पता है जो डेंसिटी है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या था? रो 3g/4πg कैपिटल आर। क्या था डेंसिटी का फॉर्मूला? 3g/4πg कैपिटल आर। ये डेंसिटी ऑफ अर्थ अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती थी 5400 समथिंग के। ठीक है, ये इसकी डेंसिटी ऑफ अर्थ थी। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि डेंसिटी ऑफ अर्थ पानी का कितना होती है? तो पानी के यह 5.5 टाइम्स होती है, क्योंकि पानी की डेंसिटी 1000 kg/m³। अर्थ की डेंसिटी 5500 समथिंग या 5400, एग्जैक्ट वैल्यू अभी याद नहीं है, लेकिन इतने आसपास है, 5400 5500 के आसपास है। फॉर्मूला ये है हमारे पास। हमसे पूछा है एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। एक तो यह पानी की डेंसिटी का 5.5 टाइम होती है, और दूसरा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। आप देख सकते हो डेंसिटी ऑफ अर्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। और ये जो डेंसिटी होती है ना किसी भी प्लेनेट के, उसकी स्मॉल जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, याद रख। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी विल बी राइट आंसर। आगे चलें स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से देखना। Two bodies of masses m1 and m2 fall from height h1 and h2 respectively. Ratio of their velocity when they hit the ground. उनकी वेलोसिटी की रेशो क्या होगी जब वो ग्राउंड को हिट करेंगे? आराम से सोच समझ के क्वेश्चन करना। वेलोसिटी पूछा है, मास गिवन है, हाइट गिवन है, यानी डिस्टेंस भी गिवन है। कीजिएगा आराम से। करें, दो बॉडीज हैं जिनका मास m1 m2 है, किसी हाइट h1 एंड h2 से गिरते हैं। रेशो ऑफ देयर वेलोसिटीज व्हेन दे हिट द ग्राउंड, क्या होगा?
देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। सबसे पहला कि हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द वेलोसिटी अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से गिर रहा है। ये सीधा तरीका है। वेलोसिटी होती है अंडर द रूट ऑफ 2gh। ये हमारी वेलोसिटी होती है जब कोई किसी हाइट से नीचे आता है। बड़े ध्यान से देखो, व्हाट इज v1 बटे v2 जो होगा 2gh1 बटे h2। ठीक है, यही हमसे पूछा था। 2g से 2g कैंसिल, हमारे पास कितना बचा? अंडर द रूट ऑफ h1 बटे अंडर द रूट ऑफ h2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए विल बी सही जवाब। लेकिन अगर ये फॉर्मूला याद नहीं तो ये निकला कहां से स्टूडेंट्स? बड़ा ध्यान से सुनना। वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, है ना। +1 क्लास के सेकंड यूनिट में तीन फार्मूले हमने पढ़े हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, और तीसरा पढ़ा था वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने के लिए या हाइट निकालने के लिए। ये जो एस डिस्टेंस है इसे एच माना जाएगा और एक्सलेशन को एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी माना जाएगा। मान लो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हमारी वेलोसिटी कितनी आ गई? वी स्केयर दैट इज इक्वल टू 2gh, या v कितना आ गया? अंडर द रूट ऑफ 2gh। ये आप सीधा भी याद रख सकते हैं कि हमारी वेलोसिटी कितनी होती है जब हम किसी x अमाउंट ऑफ हाइट से नीचे गिरते हैं, अंडर द रूट ऑफ 2gh। सीधा याद रखना, वहां से भी आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। बड़े ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, इट विल रीच द ग्राउंड आफ्टर। अगर हमने किसी बॉल को ऊपर फेंका 100 मीटर पर सेकेंड से, वो रीच द ग्राउंड आफ्टर, वो कितने समय के बाद जो है ग्राउंड पे आएगा? बड़े ध्यान से सुना, हिंट दे दूंगा। तीनों फॉर्मूले पढ़े। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, एंड वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। आपको कमेंट करके बताना है टाइम बीते कितना होगा। हिंट दे दी ना, तीन फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला लगेगा टाइम का। देखो 100 वेलोसिटी गिवन है, टाइम आपको निकालना। ठीक है, आशा करता हूं ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया अच्छे से समझ आ गए होंगे। वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर हम भी बदल देंगे तुझे। क्या है? वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर हम भी बदल देंगे तुझे। बड़ा प्यारा कोट है। आशा करता हूँ स्टूडेंट जो आपको बताया गया अच्छे से आपको समझ आया होगा। इसी तरीके की इस प्रैक्टिस सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा सीरीज कैसे लगी, क्वेश्चन कैसे लगे। अब जैसे जैसे फिर टीजीटी कमीशन अनाउंस होगा, जैसे जैसे टीजीटी कमीशन नजदीक आता चलेगा, ये जो क्वेश्चन है इनकी क्वांटिटी ज्यादा होती चलेगी। इज दैट क्लियर? अगर आपका रिस्पॉन्स इसके ऊपर अच्छा रहेगा, अगर चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ स्टूडेंट्स, ये भी मैं बता दूं, जो एस्पिरेंट्स हमारे साथ हमारे पेड बैचेस में पढ़ना चाहते हैं, इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ अपने फाउंडेशन बैचेस को लगा सकते हैं। धन्यवाद एस्पिरेंट्स। जय हिंद, जय भारत।